भले ही मेरे वहाँ पर 50 फैकल्टी मिलके जो काम नहीं कर पाएंगे, वो एक अच्छे फैकल्टी ने मेरी पूरी लाइफ की ही मैं कई बार ऐसा होता था कि जिस सब्जेक्ट के लिए मैं 4-4 5-5 दिन में पढ़ रहा हूँ, कोई बच्चे ऐसे होते थे जो एक रात पढ़ के उससे बेटर ग्रेड ले आते थे। आप जिस तरह का काम शुरू कर रहे हैं और जिस तरह का काम आईआईटीज एनआईटीज हमारे देश में पिछले 30 40 50 साल में और आईआईटी तो 70 75 साल से कर रही हैं। जहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकले, वो खुद के स्टार्टअप्स बनाएँ, डीप टेक स्टार्टअप्स बनाएँ, वो रिसर्च भी करें और वो जिन भी कंपनी में जाएँ, चाहे वो गूगल में जाएँ, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट में जाएँ, बट एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के साथ जाएँ, बहुत अच्छी स्किल्स लेके जाएँ साथ में यहाँ पर। What are the challenges in your opinion that are coming because of the AI? यूपी में तो दंगे हुए थे प्रॉपर कि ये तो हमारी जॉब्स ले जाएँगे, इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए थे, सड़क पे ला-ला के तोड़ा था। चाइना अपना डीप सीक लेकर आता है, हमें पता है कि जेमिनी और सोरा और दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तो काफ़ी तेज यू गिविंग अ वेरी वेरी सॉरी पिक्चर ऑफ द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। इट इज़ इज इट ऑल लॉस्ट या नहीं अभी भी उम्मीद है? व्हाई इन द हरी एंड व्हाई? नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है और कैजुअल टॉक के एक और संस्करण में हम आज आपके सामने हैं। जब हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जब हम किसी एजुकेशनिस्ट की बात करते हैं, तो सामान्यतः हमारे दिमाग में जिस किस्म की इमेजेस आती हैं वो एक ग्रोन अप व्यक्ति और रिसर्च में लगे हुए लोग जिनके बहुत सारे पब्लिकेशंस होंगे, बहुत सारी किताबें होंगी और उसके आधार पर उनकी एजुकेशन की एक समझ होगी। लेकिन दुनिया बदल रही है और हमारा देश बदल रहा है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक नई पीढ़ी के उन शिक्षाविदों में हैं, उन एजुकेशनिस्ट में से हैं जिन लोगों को अभी अपनी 30s और 40s ठीक से देखने हैं, लेकिन वे निकले हैं विश्वविद्यालयों को बदलने के लिए और हमारे एजुकेशनल स्केप को बदलने के लिए। सो आई वांट यू टू वेलकम सिद्धार्थ माहेश्वरी फ्रॉम न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एनएसटी। वेलकम। थैंक यू सर। आई विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग। मैं एक विश्वविद्यालय का टीचर हूँ और हम लोगों को एजुकेशनिस्ट के तौर पर जब पहचाना जाता है, जाना जाता है, तो हम लोगों को अपनी पीढ़ी के या मुझसे भी कुछ बड़ी उम्र के लोगों की को देखने की आदत है। आपने इस उम्र में, जिस उम्र में आपको डेटिंग करनी चाहिए थी, खेल-कूद करना चाहिए था, दूसरे आनंद की चीज़ें करनी चाहिए थी या फिर आप एजुकेशन में ही आना चाह रहे थे तो लैब्स में रिसर्च करनी चाहिए थी और कुछ जब 100-50 पब्लिकेशन हो जाते तब सोचना चाहिए था। Why in the hurry and why education? जब नासा ने अपोलो का मिशन लॉन्च किया था, उनकी एवरेज एज ऑफ साइंटिस्ट जो थी उस टाइम पे 25 थी। Oh, आज टेस्ला में जो लोग काम करते हैं, मतलब वो मार्स पे जाने का सपना देख रहे हैं, जो वहाँ पर एवरेज एज है दैट इज़ अराउंड 27-26 के आसपास है। तो दुनिया तो यंग लोग ही बदलते हैं। जब आदमी एक बार इतनी ज़िंदगी देख लेता है, अपनी जीवन देख लेता है, तो एक सिनिसिज्म भी आ जाता है। वो एक यूथ की जो आपको वो रिवॉल्यूशन की वो चाहिए होती है, वो यूथ में ही होती है। तो मुझे इसलिए तो लगता है कि यूथ ही दुनिया बदलेंगे। एजुकेशन से बेहतर तरीका नहीं है दुनिया को बदलने का। हम सब इस सिस्टम से निकले हुए हैं, हम सब एजुकेशन के थ्रू ही बने हैं। तो इसलिए मुझे लगता है एजुकेशन से बेहतर तो कोई तरीका नहीं चलिए हो पहले सकता है। इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ, आपने कहा कि चूंकि आप उस सिस्टम से निकले हैं, पहले तो आप अपने अपनी पृष्ठभूमि बताते हुए, अपना बैकग्राउंड बताते हुए बताइए कि जिस एजुकेशन का आप हिस्सा थे, उसमें आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से आपको एक नए किस्म की सोच की जरूरत महसूस हुई? तो मैं शुरू करता हूँ बहुत छोटे से अपने बारे में ना। मैं छोटी सी जगह से हूँ उत्तर प्रदेश में, जहाँ आज भी रेलवे स्टेशन नहीं है। और वहाँ से सबसे पहले लाइफ में एजुकेशन के कारण पापा ने मुझे एक ठीक ठाक बड़ी जगह यानी ग्वालियर वहाँ लेके आए। वहाँ मेरी स्कूलिंग चालू हुई, वहाँ स्कूलिंग वगैरह की हमने। वहाँ एक चीज़ अच्छी हो गई कि दुकान थी हमारी, तो उसमें पापा का अकाउंटिंग के लिए कंप्यूटर लेके आ गए। तो थर्ड क्लास में मेरे पास कंप्यूटर्स आ गया, जब दुनिया के पास उस ज़माने में नहीं होता था। और वो कंप्यूटर्स के कारण मेरी दुनिया खुल गई। उसमें इंटरनेट भी लगा था। मैंने उसमें एक्सप्लोर करना चालू कर दिया बहुत ज़्यादा। अब एक 7-8 साल का बच्चा है जिसका मार्केट के बीच में रहता है, जिसके ना ज़्यादा दोस्त हैं ना कुछ हैं, उसके लिए तो इंटरनेट एक दुनिया की तरह खुल गया। तो वहाँ मेरी नॉलेज या एजुकेशन आप कह सकते हो बहुत अच्छे तरह से चालू हुई। मैं बहुत पढ़ता था, जो बुक हाथ में लग जाए, जो मिल जाए पढ़ लेता था मैं। 10th में आके मुझे कुछ पता चला कि आईआईटी करके जगह होती है, वहाँ कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाती है।
और तब तक मैं कंप्यूटर साइंस में कोडिंग में काफ़ी कुछ करने लग गया था। मेरे खुद के ब्लॉग्स थे, मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट स्टूडियो चलाता था और मैं इंटरनेट की इतनी पावर है कि मैं अपने पिताजी से भी ज़्यादा उस टाइम पे कमाने लग गया था। तो समझ में आ गया कि यहीं आगे अपने करियर बनाना है, मज़ा भी बहुत आता है, कुछ-कुछ बनाने मिल रहा है आपको। तो आईआईटीज़ हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, कुछ होती है, जेईई का एग्ज़ाम है, तो मैं भी लग गया जेईई के एग्ज़ाम की तैयारी में। फॉर्च्यूनेटली मैं आईआईटी रुड़की कंप्यूटर साइंस पहुँच गया। आईआईटी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, ये मैं तय बात से कह सकता हूँ। ये एक ऐसा बिंदु है जिसमें मैं चाहता हूँ कि अंडरलाइन कर लिया जाए, बिकॉज आई विल बी कमिंग बैक टू इट। यस, बट एट द सेम टाइम मैं जितनी एक्साइटमेंट से वहाँ गया था कि वहाँ मुझे एकदम ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि फैकल्टी मेरे साथ दिन रात रिसर्च की बात करना चाहेंगे, बहुत टेक्नोलॉजी की बात करना चाहेंगे। एटलीस्ट मेरे टाइम जब इनिशियली जो फैकल्टी थे, तो जब वो क्लासेस में मैं गया तो मुझे मज़ा नहीं आया बिल्कुल। जेईई में टीचर्स बहुत पैशनेटली पढ़ाते थे और जब यहाँ की क्लासेस की बात आई तो बिल्कुल ही टीचर आया, कोई मतलब नहीं, अपनी क्लास डिलीवर करके जा चुका है। एंड दोज वर टिपिकली एजेड 50-60 ईयर्स ओल्ड फैकल्टी। वहाँ पर मेरी एक यंग फैकल्टी से मुलाकात हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। वो भी कैसी चीज़ हुई कि मेरी एक ट्यूटोरियल क्लास थी, यानी जो बेसिकली एमटेक्स लेते हैं वो थी। उसमें उस दिन एमटेक बीमार होंगे तो उसकी जगह एक यंग फैकल्टी ने उस टाइम पे ज्वाइन किया था। ही वॉज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। उन्होंने वो ट्यूटोरियल क्लास ली और उन्होंने इतनी पैशनेटली पढ़ाया उस विषय को कि मैं बाद में जाके उनसे मिला, क्योंकि पहली बार मैंने देखा कि कोई इतना पैशन से पढ़ा रहा है, वो भी एक ट्यूट क्लास। और वो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी समझ में आने लग गया उनके उस सुन के। फिर जब मैंने उनसे बात की और भी चीज़ें की तो पूरे 4 साल में उनसे अच्छे टच में रहा। उन्होंने मेरे जीवन को भी बहुत दिशा दी। तो भले ही मेरे वहाँ पर 50 फैकल्टी मिलके जो काम नहीं कर पाएँगे, वो एक अच्छे फैकल्टी ने मेरी पूरी लाइफ़ की ही दिशा बदल दी। तो एजुकेशन का रोल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आईआईटी में इतने चैलेंजिंग पीयर्स मिलते थे, लगभग सब बहुत कॉम्पिटिटिव। दोस्त यार भी बहुत अच्छे हैं बट दिमाग के भी बहुत तेज़ हैं। मैं कई बार ऐसा होता था कि जिस सब्जेक्ट के लिए मैं 4-4 5-5 दिन में पढ़ रहा हूँ, कोई बच्चे ऐसे होते थे जो एक रात पढ़ के उससे बेटर ग्रेड ले आते थे। तो आईआईटी ने तो एक दुनिया ही पूरी सामने खोल दी मेरे लिए। वेल सिद्धार्थ, अब आई एम कमिंग टू दैट क्वेश्चन जो आईआईटी की वजह से आया। आई बीन टू ऑलमोस्ट ऑल आईआईटी कैंपसेस, अलग अलग समय में। इनफैक्ट आप अपन जानते पहली बार हम लोग आईआईटी मिले भी बीएचयू हैं में मिले आईआईटी हैं। कैंपसेस में। इन कैंपसेस में शानदार बच्चे पहुंचते हैं और बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, और जेई का जिस तरीके से संस्कृति बनी है उसकी वजह से वो एक फ़िल्टर से भी आए होते हैं। और आप खुद आईआईटी रुड़की से आए हैं। आईआईटी रुड़की इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल कैंपस, वंडरफुल एवरीथिंग। आप जिस तरह का काम शुरू कर रहे हैं और जिस तरह का काम आईआईटीज़, एनआईटीज़ हमारे देश में पिछले 30, 40, 50 साल में, और आईआईटी तो 70-75 साल से कर रही हैं, उसमें ऐसा क्या मेजर डिफरेंस है? क्यों आईआईटीज़ को आप, मतलब इस देश में कोई भी व्यक्ति आईआईटी को लुक डाउन करे और कहे कि नहीं आप वो नहीं दे पा रहे हैं, मैं आपसे बेहतर दूंगा, तो टीचर इन मी विल बी सस्पिशियस। मैं एकदम बहुत गंभीरता से शक करते हुए, संदेह करते हुए आपसे पूछूंगा कि बताइए ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? तो पहले तो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि आईआईटी से हम कॉम्पीट ना कर रहे हैं, ना कर सकते हैं। आईआईटी के पैरेलल हम एक इंस्टीट्यूशंस खड़ा करना चाह रहे हैं। आईआईटीज़ में जो लोग आते हैं, जो फैकल्टी आते हैं, वो रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं। वो बेस्ट ऑफ लोग होते हैं। अभी मेरे कई सारे मित्र हैं जो मेरे टाइम पे अंडर ग्रेजुएट आईआईटी से किए, बाहर से पीएचडी किए, वहाँ उनको करोड़ों के ऑफ़र थे। वो छोड़ के आईआईटी में फैकल्टी बने हैं। भले ही वो बहुत अच्छे पढ़ाने में नहीं होंगे, बट वो रिसर्च में बहुत ही अच्छे हैं। वही इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रहे हैं। आईआईटीज़ ने जो देश के लिए किया है, वो कोई नहीं कर सकता। हम जो बनाना चाह रहे हैं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, उसमें भी अंडर ग्रेजुएट फोकस्ड टेक एजुकेशन सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, जहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलें, वो खुद के स्टार्टअप्स बनाएँ, डीप टेक स्टार्टअप्स बनाएँ, वो एंटरप्रेन्योरशिप में अलग-अलग रुचियों में जाएँ, वो रिसर्च भी करें और वो जिन भी कंपनी में जाएँ, चाहे वो गूगल में जाएँ, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट में जाएँ, बट एक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट के साथ जाएँ, एक बहुत अच्छी स्किल्स लेके जाएँ साथ में यहाँ पर। तो ये हमारी एक कोशिश है। तो हमारी जितनी भी फैकल्टी होती हैं, वो सब इंडस्ट्री से आती हैं। वो गूगल जैसी सिद्धार्थ, कंपनी से आप आती हैं। बेसिकली यू स्टार्टेड विद कोडिंग, यस। ठीक है? मेरा बार बार ऐसे लोगों से मिलना होता है जो डेवलपर्स हैं, जो खुद जिन्होंने खुद कोडिंग में अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए, बाद में लोग दूसरे लोगों को प्रशिक्षित किया। कोडिंग में एक इस समय बड़ा एक किस्म का संकट कहें या चुनौती है जो एआई से आती है। और वह चीज़ जो जिस कोडिंग में पहले 1500 लोग लगते थे और तब जाके अलग अलग मॉड्यूल बना के एक चीज़ तैयार होती थी, अब उसका बहुत बड़ा हिस्सा एआई करने लगता है। ऐसे में जब
आप ये बदलाव देखते हैं और फिर आप कहते हैं कि आप एक नया वेंचर लेकर आ रहे हैं, जहाँ की पहले ही जो पहले से चल रहे हैं उनके बारे में अभी आश्वस्त नहीं हैं कि वो आगे जा पाएंगे कि नहीं। व्हाट आर द चैलेंजेस इन योर ओपिनियन दैट आर कमिंग बिकॉज ऑफ द एआई, नॉट ओनली टू जस्ट कोडिंग बट ऑल्सो प्रिपेयरिंग कोडर्स? बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी, चाहे वो एआई हो चाहे कोई हो, वो हमेशा से एक डिसरप्टर रही है सोसाइटी के लिए। आज जब कंप्यूटर आए थे, आपको याद होगा, पिताजी बताते हैं मेरे कि यूपी में तो दंगे हुए थे प्रॉपर कि ये तो हमारी जॉब्स ले जाएंगे, इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए थे, सड़क हाँ, पे आई ला डू ला के रिमेंबर तोड़ा व्हेन था। आई वाज अ स्टूडेंट वी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, जो डिबेट्स ये कहती थी कि कंप्यूटर्स के आने से जॉब चली जाएंगी। जॉब चली जाएगी। बिल्कुल। सिमिलरली हम देखें तो बैंक्स का एग्जांपल देखें, तो टेक्नोलॉजी ने तो आइडियली आपकी बैंक्स को, आपको क्या बैंक्स में जितना भी काम होता है, आपका पैसा जमा करना है, निकालना है, मतलब जो भी आपकी चीज़ें ट्रांजेक्शन, वो तो अब आज के ज़माने में एक कंप्यूटर पे हो सकता है। तो एक ज़माने में ये बैंक्स को भी बहुत खतरा फील होता था, क्या टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के कारण सिर्फ एक बैंक रहेगा और बैंक की ब्रांचेस सारी खत्म हो जाएंगी लगभग लगभग। अगर आप उसका देखेंगे तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। रीज़न है कि इकोनॉमिक जब ग्रोथ होती है, जब चीज़ों की यहाँ पर इकोनॉमी पूरी से तेज़ी से बढ़ती है, तब और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो किस तरह से जॉब्स में इम्पैक्ट आएगा वो अभी देखना बाकी है। कुछ इम्पैक्ट तो बहुत श्योरली आएगा ही आएगा। कुछ लो लेवल की जॉब्स जहाँ पर मतलब जो डेवलपर है वो सिर्फ एक सिंटेक्स लिखने का काम कर रहा है, या मतलब एक कोड, बेसिक कोड लिखने का काम कर रहा है, उस टाइप की जॉब तो खतरे में आएंगी। बट क्या प्रॉब्लम सॉल्वर्स की ज़रूरत खत्म हो जाएगी? प्रॉब्लम सॉल्वर्स की ज़रूरत बढ़ने वाली है। अगर आप देखेंगे, इवन कोडिंग को आप देखेंगे, तो कोडिंग एक ज़माने में बहुत हार्ड होती थी। तब जितने कोडर्स होते होंगे दुनिया में, मेरे ख्याल से 50,000 कोडर्स होते होंगे। कोडिंग ज़माने के साथ सिंपल होती जा रही है। जो फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं अभी, बहुत सिंपल होते जा रहे हैं कि आज कोडिंग सीखना आज से 20 साल पहले से मैं बोलूँगा बहुत ईज़ी है। लेकिन उसके बाद भी कोडिंग की जॉब्स या कोडिंग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। एआई से तो मुझे लगता है ये नंबर 10 गुना क्या 100 गुना हो जाएगा शायद। शायद सब कोई कोडिंग कर सकेगा। तो फिर उन लोगों को अपने आप में क्या बदलाव करना होगा कि वे इस नए एनवायरनमेंट के हिसाब से कॉम्पिटिटिव हों? बिल्कुल। तो मुझे लगता है 2-3 फंडामेंटल बदलाव हैं जो बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपकी जो स्किल्स हैं, उसमें आपको कंप्यूटर साइंस तो बहुत अच्छी आनी पड़ेगी। आपको उस चीज़ की इन डेप्थ समझ होगी, आपको कोडिंग की अच्छी इन डेप्थ समझ होगी, तभी आप एआई को भी डायरेक्शन दे पाओगे कि क्या करना है। एआई आपका काम आसान बना सकता है। एआई अभी भी आपका काम कर नहीं सकता पूरे से। सिद्धार्थ, मैं एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, दिल्ली हुँ, विश्वविद्यालय का शिक्षक हूँ। अभी भी आपने खुद बात की कि आप उत्तर प्रदेश के एक ऐसे इलाके से आते थे जहाँ पर रेलवे स्टेशन तक नहीं था। जब आप इस किस्म की बातें करते हैं कि भविष्य में या तो आपके पास बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत अच्छी चीज़ों की जानकारी वाली होगी, तब तो आप सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएँगे। भारत जैसे देश में जहाँ इतना डिजिटल डिवाइड है, हुँ, वो कस्बों के लोग, वो गाँव के लोग जो डिजिटल डिवाइड के दूसरे कोने पर हैं, हुँ। क्या आप ये कह रहे हैं कि एआई आने के बाद उनकी स्थिति और बदतरीन होने वाली है और बुरी होने वाली है? दे विल बी लेफ्ट आउट, दे विल बी एक्सक्लूडेड इवन फर्दर? मैं कहूँगा उल्टा होगा। ओके, टेल मी हाउ? ईज़ी होने वाला है सबके लिए। एंटरप्रेन्योरशिप और ईज़ी होने वाली है सबके लिए। आज के ज़माने में कोई भी अपनी एक इमेज बना सकता है, कोई भी एक पोस्टर बना सकता है, मार्केटिंग मटेरियल जनरेट कर सकता है। इंस्टाग्राम चाहे मैं यहाँ से बैठ के चलाऊँ, चाहे यूपी के एक गाँव से बैठ के चलाऊँ, इंस्टाग्राम सेम ही रहने वाला है मेरे लिए। तो टेक्नोलॉजी ने हमेशा से डिस्टेंसेस को कम किया है, स्पेशली अगर इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ का मैं एग्जांपल देखूँ या इवन एआई का एग्जांपल देखूँ। आज आप एक चैट जीपीटी को एग्जांपल लीजिए, आप उससे डीप बातें कर सकते हैं, आप टेक्निकल लर्निंग की बातें कर सकते हैं, आप कोई भी विषय उठा लीजिए, ब्रह्मांड से लेकर भगवान से लेकर किसी, अब वो यूपी के कोने में हो, चाहे वो अंबानी जो देश के सबसे अमीर आदमी हो, उनके पास भी सेम ही है। तो टेक्नोलॉजी तो मेरे हिसाब से एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है दुनिया में। तो इनके आने से एंड डिपेंडिंग ऑन हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, किस डायरेक्शन में ले जाते हैं, जैसे मैं अब देखता हूँ तो कई बच्चे इसको चीटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। आप टीचर हैं, हम आपको लोग पूरा आइडिया लगातार, होगा। हम लोगों का एक बड़ा काम यही है कि ये ढूंढना कि वो चैट जीपीटी डैश है कि नहीं है, एम बिल्कुल, डैश है कि नहीं है, या एआई जनरेटेड है या नहीं है। बिल्कुल। तो बच्चे तो हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। अब वो अपना काम है कि कैसे इस चीज़ को एआई प्रूफ बनाया जाए और साथ में बच्चों को एआई का अच्छा यूज़ भी सिखाया जाए। एआई कर So what exactly, so for example, what is the policy in Newton School about AI use by students when it comes to their assignments and evaluation? सो डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ये मैथ्स जैसा है। तो जब इनिशियली आप मैथ्स सीखते हो, तब आपको हम बोलें, ये कभी आप नहीं बोलोगे कैलकुलेटर लगाओ आप। आप बोलोगे कि पहले तुम फंडामेंटल सीखो, उसको पूरे अच्छे से सीखो। जब आप एक बार 12th में आ गए, तब आप एनकरेज करोगे कि आप कैलकुलेटर यूज़ करो ताकि तुम प्रॉब्लम के एक और एब्स्ट्रैक्शन लेवल ऊपर पे जाओ। सिमिलरली हमारे साथ भी है। हम पहले बच्चे को एनकरेज करते हैं और असाइनमेंट्स वगैरह भी इस तरह से मेक श्योर करते हैं कि वो कोडिंग अच्छी सीखे।
अभी भी एआई पूरे से अच्छे से कोडिंग कर नहीं पाता है। उसके बाद लेकिन अगर आप कुछ भी बनाने जा रहे हो, कुछ भी दुनिया के लिए बनाने जा रहे हो, तो आप कोडिंग का, एआई का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करो। तो अच्छा अपने चलिए, तो बच्चों को एक एनकरेज डीप करते हैं। सेंस में से समझते हैं। जब हम लोग कोडिंग करते थे, हाँ। आप लोग तो उस समय, मैं 8088 प्रोसेसर के ज़माने का कंप्यूटर वाला व्यक्ति हूँ। हम लोग बेसिक में, कोबोल में, पास्कल में, इन भाषाओं में कोडिंग करते थे। बिल्कुल। और जो हम लोग कोडिंग करते थे उस समय, कोडिंग में एक बड़ी समस्या बस ये सिंटेक्स याद करने की होती थी। और हम लोग हमेशा इस बात की कल्पना करते थे कि व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू डू कोडिंग इन नेचुरल लैंग्वेज। बिल्कुल। ठीक है ना? जिस भाषा में मैं आप बात कर रहे हैं, इस भाषा में कोडिंग क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल। मैं सीधा कहूं कि भाई ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होना चाहिए और कंप्यूटर प्रोग्राम उसी तरीके से काम करे। डू यू बिलीव कि एआई के आने के बाद हम कोडिंग और नेचुरल लैंग्वेज, इन दोनों के बीच की जो खाई है वो काफी कम हुई है? बिल्कुल, ये खाई धीरे-धीरे कम होती जा रही है और एक भविष्य ऐसा भी दिखता है जिसमें शायद आप एआई को कोई भी काम बोलेंगे दुनिया का, वो कर पाएगा। ना सिर्फ़ कोडिंग, ना सिर्फ़ आपका इमेज जनरेशन, बट आप एआई को कमांड देंगे, वो शायद रोबोट्स को जाके इंस्ट्रक्शन दे देगा कि अब आपको यहाँ से ये सामान उठा के यहाँ रखना है, कुछ भी करना है, तो वो कुछ भी कर सकता है आपके लिए। फ्यूचर, अल्टीमेट फ्यूचर जो 10-15 साल आगे का दिखता है, उसमें तो ये भी पॉसिबिलिटी दिखती है कि एआई लगभग-लगभग दुनिया के सारे काम कर सकता है। तो फिर इसका हमारे देश के लोगों का फिर जो सवाल बनता है, बल्कि आपके विद्यार्थियों का, हमारी अगली पीढ़ी का, वो ये है कि चाइना अपना डीप सीक लेकर आता बिल्कुल। है। हमें पता है कि जेमिनी और सोरा और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के काफ़ी तेज। भारत इस दौड़ में, हुँ। हमारा यूथ इस दौड़ में कहाँ है? हम लोग हमेशा की तरह वो आउटसोर्सिंग वाले व्यक्ति बने रहेंगे जो कि कोडिंग कुलीज होंगे, जिनका कोड्स का इस्तेमाल तो हो रहा है सिलिकॉन वैली में और चाइना में, और हम यहाँ बैठ के 30,000 रुपये, 40,000 रुपये महीना पर केवल कोड्स पंच इन कर रहे हैं। बिल्कुल। या हम भी एक लीडर की भूमिका में होंगे? इसमें 2 बातें हैं। तो सर मतलब अगर अपन काम को देखेंगे, जिस तरह का काम इंडिया में आया है, तो काम की क्वालिटी बढ़ती जा रही है। जीसीसीज़ जो काम इंडिया में पहले कराते थे, तो वो एकदम कोड कुली वाला काम था। आज एक बहुत हाई क्वालिटी का काम भी आता है, जिसमें आपको कोडिंग से ऊपर यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स ज़्यादा लगती हैं उसमें। तो वैसा काम इंडिया में और बढ़ सकता है। अब हमारे पास एक अपॉर्च्युनिटी भी है। अगर हमने इसको अडॉप्ट किया, एआई जैसी टेक्नोलॉजीज़ को, हमने अपनी जो पूरी पॉपुलेशन है, उसको इसको यूज़ करने में अडॉप्ट बनाया, तो हम ये अपॉर्च्युनिटीज़ को और ग्रैब कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि हमारे खुद के ओपन एआई कहाँ हैं या डीपसीक कहाँ है, उसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पीछे हैं अभी। सच बात ये है कि हम पीछे हैं, देश में ऐसा टैलेंट भी एग्ज़िस्ट नहीं करता। इनफैक्ट हम एक डेडिकेटेड प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं इस चीज़ के लिए, जहाँ पर हम सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को इस चीज़ में एकदम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच में सिखाएँगे कि आपको डे 1 से एलएलएम बनाना है। इंडिया में वो टैलेंट अभी बहुत ही कम है कंपेयर टू चाइना एंड यूएस। सेकंड, ये टैलेंट के अलावा जो ये पूरा एआई वाला, एआई खुद का बनाने का मॉडल का है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका कंप्यूट पावर। उसमें हमारे पास कोई कंपनी नहीं है जो खुद की कंप्यूट पावर बना सकती है। हम एनवीडिया या एएमडी पर रिलाय करेंगे और ये लोग ऑलरेडी सप्लाई कॉन्स्टेंट है। मतलब ये तो दुनिया की डिमांड ही नहीं मीट कर पा रहे हैं। जिस लेवल का ओपन एआई एक मॉडल बनाएगा या क्लॉड एक मॉडल बनाएगा, उसका 1/10 कंप्यूट भी हमारे पूरे इंडिया के पास नहीं है आज के डेट में। यू आर गिविंग अ वेरी वेरी सॉरी पिक्चर ऑफ द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। इट इज़। इज इट ऑल लॉस्ट या नहीं, अभी भी उम्मीद है? मुझे लगता है उम्मीद से ज़्यादा हमें इसे कोई एक नेशनल मिशन की तरह देखना चाहिए। बनाना तो चाहिए ही हमें। ये न्यूक्लियर पावर की तरह है या ये मैं न्यूक्लियर बॉम्ब इसी की तरह है। तरफ इशारा करना चाह रहा था कि हम एक बेहद अशांत दुनिया में हैं। बिल्कुल। हम जानते हैं अभी गजा और इसराइल के बीच क्या चल रहा था, अभी इसराइल और ईरान के बीच चल रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच चल रहा है, नॉर्थ साउथ कोरिया के बीच भी। वी आर इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव एंड वेरी फियर्स एंड अनफॉर्चुनेटली वेरी वायलेंट वर्ल्ड। यस। और ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम जानते हैं कि कैसे कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा होने के कारण इज़राइल बहुत पिन पॉइंटेड तरीके से लगभग लगभग असैसिनेशंस कर बिल्कुल। पा रहा है, इंडिविजुअल लेवल तक पहुंच पा रहा है। एंड इसका मतलब है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी और दूसरी चीज़ें भी इन सब चीज़ों से जुड़ती हैं। तो अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि अभी बहुत लंबी यात्रा बची हुई है, how do you believe that your efforts, having this undergrad program and having multiple campuses, ये इस दिशा में ले जाने की कोशिश करता है? क्या क्या कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं अपना, अपनी फैकल्टी का, अपने विद्यार्थियों का 15 साल बाद? अगर अगर हम दुनिया में देखें
तो जो भी आज की डेट में आप इज़राइल का एग्ज़ाम्पल लिए, आप अमेरिका का एग्ज़ाम्पल लिए, चाइना का लिए, इन सब लोगों ने अपने ह्यूमन कैपिटल पे एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट किया है। इनके पास बहुत शानदार यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब के पास बहुत शानदार एजुकेशन सिस्टम है, इन सब में टॉप की फैकल्टी हैं। और जो यहाँ से स्टूडेंट्स बन के निकलते हैं, वही लोग एडवांस टेक की कंपनी चालू करते हैं, वही लोग डिफेंस टेक की कंपनी चालू करते हैं और वही लोग अपने देशों को आगे लेके जाते हैं। तो चाहे हम कितने भी पीछे हों, मेरे हिसाब से कदम तो लेना ही पड़ेगा, कभी ना कभी लेना पड़ेगा और वो कदम शायद कल लेना चाहिए था, बट आज भी शुरू करें तो इम्पोर्टेंट तो है ही वो। लेकिन अगर हम ऑनेस्टली देखें तो हमारे यहाँ एजुकेशन की दुनिया में होने वाले बदलाव, आईआईटीज़ की बात करें, एनआईटीज़ की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, सामान्यतः सरकारों की जिम्मेदारी रहे हैं। पूरी दुनिया में माना भी जाता है, जिन देशों की आपने बात की उन देशों ने भी बड़े पैमाने पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट उसमें किया। चाइना ने किया, अमेरिका तक करता है, दूसरे देश भी करते हैं। हमारे यहाँ ऑन द अदर हैंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इफेक्टिवली कम हो रहा है। सरकार का बजट एलोकेशन जो है एजुकेशन पर, अगर आप उसे केवल आप मान के चलिए कि केवल इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स कर ले तो समझ में आता है वो या तो स्टैटिक है या कम हो जा रहा है। ऐसे में आप सरकार से उम्मीद करते हैं या आपको लगता है कि नहीं प्राइवेट सेक्टर पर्याप्त है इसे देखने के लिए, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी इस मामले में एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, एक सेंस में एक नए किस्म का आपका प्रयोग है, इस वजह से मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, मुझे लगता है दोनों के एफर्ट्स होंगे और दोनों के एफर्ट से ही चीज़ें होंगी। गवर्नमेंट अपना काम करेगी, बट गवर्नमेंट के अपने हमेशा कॉन्स्टेंट्स रहेंगे। वो किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, कितनी तेज़ी से मूव कर सकते हैं, कितनी पॉलिसीज़ बदल सकते हैं कितनी तेज़ी से, क्योंकि उन्हें पूरे देश का ध्यान रखना है। अगर वो एक स्कूल लेवल पे पॉलिसी बदलते हैं तो लाखों स्कूल्स इम्पैक्ट होंगे, यूनिवर्सिटी लेवल पे बदलते हैं तो भी होंगे। और उसके बाद भी मैं तो यहाँ पर तारीफ़ करूँगा, यूजीसी ने पिछले 4-5 सालों से जो बदलाव लाए हैं, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें। इंडस्ट्री को और एकेडमी के बीच में गैप को पाटने की काफ़ी कोशिश की है। मल्टीपल ऐसे प्रोग्राम्स, मल्टीपल ऐसे इनिशिएटिव्स हुए हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने हालांकि स्किल्स को ऐसा कोई प्रायोरिटाइज बहुत किया बड़ा है। बदलाव हमें रैंकिंग्स इत्यादि में नहीं दिखाई देता। आई एम नॉट अ ग्रेट वोटरी ऑफ रैंकिंग्स, बिल्कुल, लेकिन आप देखेंगे कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की कल्पना करें तो हमारी बहुत कम यूनिवर्सिटीज़, कोई 50वें पे पहुंचती है, कोई 70वें पे पहुंचती है। टॉप 10 में आने की कल्पना हम पता नहीं कब से कर रहे हैं। बिल्कुल। आप व्हाट इज़ योर टेक ऑन माय रैंकिंग्स? बिकॉज़ पर्सनल मैं आने से पहले ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आपके इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग का क्या सीन है, और मुझे लगता है कि आपकी रैंकिंग में बहुत आस्था है नहीं। माय पर्सनल टेक इज़ कि हमें शायद अभी रैंकिंग के बारे में बहुत ना सोचने के बजाय ह्यूमन कैपिटल बनाने के बारे में सोचना चाहिए। एक वेरी एलीट ह्यूमन कैपिटल जो टेक्निकली बहुत साउंड है, एथिकली बहुत साउंड है, जो देश को आगे रखता है अपने से, वैसा हमें बहुत लार्ज नंबर में बनाने की ज़रूरत है। अभी हमारे स्टूडेंट्स चाइना होके आए थे, वहाँ अलीबाबा, बाइडू, जेडी जैसी कंपनीज़ होके आए, शिंगवा यूनिवर्सिटी जैसी गए, तो ये स्टडी ट्रैक पे गए थे। जब वो वापस आए, क्योंकि हम अपने बच्चों को बहुत मेहनत कराते हैं, तो हमने उनसे पूछा कि अब तुम्हें लगता है क्या कि वहाँ जाके देखें कि कौन लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं? उनका ये जवाब था कि वहाँ के जो बड़े-बड़े लोग भी हैं, जो बहुत अच्छी पोज़ीशंस में हैं, वो भी हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आने के बाद उनकी एक दुनिया में नज़रें खुली कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो मुझे लगता है हमें उस लेवल का टैलेंट बनाने के लिए तो बहुत एफर्ट डालना ही पड़ेगा अभी भी, और वो सरकारी एफर्ट से भी होगा, वो प्राइवेट एफर्ट से भी होगा, और दुनिया में भी ऐसे ही रहा है। यूएस में भी कई टॉप यूनिवर्सिटी जो है आपकी वो प्राइवेट हैं। चाइना में भी कुछ-कुछ अभी यूनिवर्सिटीज़ जो चालू हुई हैं और काफ़ी अच्छा टेक में काम कर रही हैं, दोज़ हैव बीन प्राइवेट। तो इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन। इसमें इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री को पढ़ाने में, आगे करने में, पढ़ाने में और यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंटीग्रेट होने में खुद से भी कदम लेने चाहिए, एंड यूनिवर्सिटीज़ को इंडस्ट्री को अपने अंदर लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये जो इंक्लूड करना, इंक्लूजन है, इसके कई सारे एस्पेक्ट हैं। एक तो जैसा कि आपने कहा कि अलग-अलग क्षमताओं के लोग, अलग-अलग कैपेसिटीज़ के लोगों को बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज़ के साथ जोड़ना चाहिए, और यूनिवर्सिटीज़ की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अलग-अलग कैपेसिटीज़ को लोगों को जोड़ा जाए। बट देन एट द सेम टाइम दिस इंक्लूजन पार्ट, इसका एक सामाजिक पक्ष भी है। उन शहरों से आने वाले बच्चे, जैसे शहरों से आपने कहा कि आप हुँ। आए, समाज के अलग-अलग तबकों से आने वाले बच्चे, समाज में लड़कों और लड़कियों दोनों को बराबर मौके। आपकी अपनी क्या समझ है अपने विश्वविद्यालय या अपने इंस्टीट्यूट्स को लेकर भी, और इन जनरल भी, इस इंक्लूजन का, कि अलग-अलग तबकों के लोग शामिल हों इस प्रोसेस में, क्या महत्व है? या फिर हम ये कह सकते हैं कि नहीं-नहीं इसको छोड़ दीजिए, अब एक सीधा-सीधा रेस लगाइए, सबसे आगे आने वाले जो 15 लड़के होंगे, उनको इकट्ठा कर लीजिए और उनसे देश चला लीजिए। मैं इसमें एक कंट्रोवर्शियल बात बोलूँगा।
तो कुछ चीज़ें जो हो गई हमारी, जैसे अगर खुद का एक एआई बनाना है हमें, तो उसमें तो डेमोक्रेटिक एफर्ट से ज़्यादा हमें अभी इस टाइम पे एक स्टार्टअप जैसा एफर्ट चाहिए कि बेस्ट ऑफ बेस्ट लोगों को एक साथ लेके आएँ, उनको जितनी रिसोर्सेज पॉसिबल हैं दें, वहाँ पर थोड़ा-सा एक क्लियर डिसाइसिव लीडरशिप हो जो उसको आगे लेके जाए। तो ऐसे एफर्ट्स में हमको अभी भी नॉन डेमोक्रेटिक अप्रोच लेनी चाहिए, बहुत निम्बल अप्रोच लेनी चाहिए, यानी क्विक क्विक मूव करना चाहिए, कुछ लोगों के हाथ में डिसीजन मेकिंग देनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं कि ओवरऑल देश की हमें कैपेबिलिटी बढ़ानी है, तो यहाँ तो हमें और डेमोक्रेटाइज करना चाहिए, और उसमें मुझे लगता है टेक्नोलॉजी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है, एआई बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जैसे अपन ने बात किया, अगर आप बात करें तो एक तरह से एआई एक टीचर का रोल भी निभा सकता है। दुनिया का सबसे अच्छा टीचर अगर एआई एक टाइम पे बनेगा, तो वो गाँव-गाँव के हर बच्चे तक पहुँच सकता है। उस बच्चे ने अगर उसका अच्छे से यूटिलाइज़ किया, तो वो आगे निकलेगा। अब पर्सनली जब जब मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो बहुत छोटी जगह से था। अगर इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता, तो मैं शायद उतना आगे नहीं जाता। इवन आईआईटीज़ क्या होते हैं, मेरे को इंटरनेट के कारण पता चला। तो ये तो हालाँकि हमें ये और चूँकि आपने विवादित बातों से बात शुरू कर ही दी है, तो थोड़ा-सा विवाद में और कूदते हैं। मैं एलएलएम पर मेरा हाल में एक पेपर आया, मैं एलएलएम और सोशल जो सेटअप्स हैं उनके बीच की इंटरैक्शंस को पिछले कुछ सालों से स्टडी कर रहा हूँ। और हाल के कुछ पब्लिकेशंस ये बताते हैं कि जब आप अ, ये लार्ज मॉडल्स बनाते हैं, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए एलएलएम का मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के सेंस में आप समझिए कि वही लैंग्वेज मॉडल जो कि एआई, जैसे कि चैट जीपीटी भी अपने आप में एक एलएलएम ही है, जो कि जेनरेटिव एलएलएम प्लेटफॉर्म पर एक जेनरेटिव मॉडल है। तो जब हम इस किस्म के मॉडल्स बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें शामिल लोग अगर सब एक ही तरह के होते हैं, जैसा कि आपने कहा होंगे, तो वे उन मॉडल्स में भी उन बायसेस को ले आते हैं। जानबूझकर नहीं करते, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं होता, वो तो कोड ही लिख रहे थे। लेकिन चूंकि वो बायसेस उनके पास होते हैं, इसलिए वही बायसेस उसमें भी चले जाते हैं, और वी एंड अप हैविंग एलएलएम्स व्हिच कैरी द सोशल बायसेस, जो कि उन लोगों के होते हैं जिन लोगों ने इनसे फ्रेम किया। बिल्कुल, तो जब आप कहते हैं कि नहीं, कुछ लोगों के हाथ में इन्हें छोड़ा जा सकता है क्योंकि हमें थोड़ा तेजी से चलना है, और वो सब एक ही तरह के सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एक ही तरह की टेक्नोलॉजीज वाले लोग होंगे, हुँ, तो ये डर हुँ, कि कल को वो जो पूरे का पूरा मॉडल तैयार होगा, वह भी एक्सक्लूजनरी होगा। बिल्कुल। नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है, और जब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें ऐसा एफर्ट की ज़रूरत है, तो मैं इंडिया के लिए बात करूँ, क्योंकि हम बहुत पीछे रह गए। अभी तो हम जो बनाएँगे भी, वो चैट जीपीटी के भी पीछे वाले वर्जन्स ही बन के निकलेंगे। तो अभी तो हम जो बनाएँगे, उसमें हमें तो पहले आस-पास आने की कोशिश करनी है। अब एलएलएम भी जब हम बनाते हैं, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है, वो होता है डेटा का। जी। डेटा कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, उससे बहुत ज़्यादा बायस डिटरमाइन होता है। डेटा अगर सब तबकों से आ रहा है, सब तरह की भाषाओं से आ रहा है, सब चीज़ों को कवर कर रहा है, तो इवन इफ जो उसको जनरेट कर रहा है, जो उसमें जो एलएलएम इंजीनियर होगा, वो बायस्ड भी होगा, तो भी वो बायस अपने आप हट जाएगा, क्योंकि वो डेटा उस चीज़ को क्लियर कर दे रहा है। एलएलएम्स आज के जो ज़माने के ट्रेन हो रहे हैं, उनमें सब बायस या अनबायस्ड डेटा से आता है। पहले वाले जो एलएलएम्स होते थे, उसमें ह्यूमन ट्रेनिंग्स का ज़्यादा रोल रहता था। वहाँ पर बायस का ज़्यादा रोल आता था। अभी वाले एलएलएम्स में पूरा रोल डेटा का हो गया है इतना। सिद्धार्थ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और पैशन को देख पा रहा हूँ, वो पैशन जैसे ही हम लोग कोडिंग की बात करते हैं, एलएलएम की बात की, वो अचानक एकदम उसमें एक स्पाइक दिखाई देता है। पर्सनली हाउ डू यू हैंडल, बिकॉज जो काम आप कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा काम तो मुंडेन काम होगा। ये वाला हिस्सा जो आपको एक्साइटमेंट देता है, पैशन देता है, वो शायद 15% होगा, 20% होगा। 85% तो आपको परेशान होना है कि वहाँ से कंप्लायंसेस हुए कि नहीं हुए, आईटी का क्या हुआ, जिन फंडर से पैसा लिया था उनके साथ क्या हुआ, जो यूजीसी के स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। How do you personally manage this 85 and 15% या whatever the proportion is, इन मुंडेन कामों को जो कि जरूरी हैं, जिनके बिना काम भी नहीं चल सकता, बिल्कुल, और वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग भी नहीं है? बिल्कुल, आप कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं और कैसे बैलेंस लाते हैं? बिल्कुल। तो इसमें तो मैं जेन ज़ी के लिए मेरे को एक शिकायत भी है। आजकल जब मैं जो एकदम कॉलेज ग्रेड्स को हायर करने के लिए जाता हूँ, उनको कूल काम करना है। हाँ, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। रूटीन से वो भागेंगे, बोरिंग काम से भागेंगे, और सारी जिंदगी में एक्साइटमेंट 24 घंटे तो नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो मैं तो शायद अपने आप को आपकी जनरेशन से ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई कर पाऊँगा मेरी ऐज के हिसाब से, देन ये जो जेन ज़ी आ रहा है। और ये समझना कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो, आपको हमारे यहाँ तो सिखाया गया है, छोटा काम, बड़ा काम नहीं देखा जाता। अल्टीमेटली जब हमारे पास एक लार्जर विज़न है, एक लार्जर पर्पस है,
उसको बिल्ड करने के रास्ते में जो भी चीज़ आई, जो भी चैलेंजेस आएंगे, छोटे हों बड़े हों, काम छोटा हो बड़ा हो, सब लेना ही है। कोई भी सोचता है अगर स्टार्टअप फाउंडर मुझे बनना है, और वो स्टार्टअप फाउंडर का काम है कि नई नई कूल चीज़ें ही करनी है, बैठ के आज तो सिर्फ दिन भर कोडिंग करेंगे, प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, मार्केटिंग नहीं। मतलब जब मैं अपनी स्टार्टअप बनाता हूँ तो एक टाइम पे मेरी जिम्मेदारी थी चाय बनाना भी कंपनी में, गुड। झाड़ू पोंछा लगाना भी, और ये सब करना पड़ता है। तो ये तो यूथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपको हर तरह का काम, चाहे वो घर में हो, चाहे वो आप अपने काम में हो, सबके लिए थैंक रेडी यू रहना चाहिए। सिद्धार्थ फॉर सेइंग इट, बिकॉज मैं लगातार यूथ के साथ काम करता हूँ और मुझे ये बड़ी आपकी वाली शिकायत लगातार उनमें दिखाई देती है। उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में सो कॉल्ड पैशन, जो कि शायद किसी भी काम में, चाहे वो सबसे पैशनेट काम में भी जाएंगे तो 10-15% से ज़्यादा नहीं हो। बहुत सारे काम रूटीन काम होंगे, बहुत सारे काम मुंडेन काम होंगे। अगर आप उनसे भागेंगे तो आप उस पैशन से भी वंचित हो जाएंगे जिसकी वजह से वहाँ गए थे। बिल्कुल, और पैशन बहुत ओवररेटेड चीज़ है। गुड, टेल मी मोर अबाउट इट। ये बच्चे आज के डेट में मूवीज़ को देखते हैं, बॉलीवुड मूवीज़ को देखते हैं और सोचते हैं कि हमें तो हमारा पैशन मिल जाएगा। आप पैशन कैसे ढूँढते हो आप? आपको कोई, आप जब किसी भी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ो, मतलब आपको पहले तो बोरिंग ही लगेगा ज़्यादातर चीज़ें, या फिर स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटमेंट पाएगी और फिर सीधे बोरिंग हो जाएगा। जब अरे आप मत पूछिए, मैं हम लोग जब इन फिल्मों को देखते हैं और हर व्यक्ति को लगता है कि फिल्म स्टार तो कितना कूल है। बिल्कुल, रिसेंटली जब मुझे मेरा इंटरेक्शन फिल्म इंडस्ट्री वाली चीज़ से हुआ, एक आध प्रोमो वगैरह शूट करने के लिए गया। सुबह हम लोग ने शुरू किया 8 बजे, रात को लगभग 9 बजे तक हम लोग टेक रीटेक 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 ये सब कर रहे थे, और कुल मिला के आउटपुट 1.5 मिनट था। आप समझ सकते हैं कि कितना बोरिंग काम लगातार रहा बिल्कुल, होगा, और आई एम श्योर कि ये लगभग हर किसी काम पर लागू होता है। बिल्कुल। बट देन आप अपने इंस्टीट्यूट को लेकर जब बात करते हैं, वहाँ पर कितनी ऊर्जा आपकी इन कंप्लायंसेस में, इन रेगुलेशंस में जाती है, और इन रेगुलेशंस को लेकर आपकी क्या समझ है? क्या रेगुलेशंस कुछ कम होने चाहिए? क्या रेगुलेशंस और बढ़ने चाहिए? व्हाट इज़ योर टेक? रेगुलेशंस तो डेफिनेटली कम होने चाहिए, और वो अक्रॉस ही कम होने चाहिए। गवर्नमेंट को शायद एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर का रोल प्ले करना चाहिए कि कोई गलत काम करना चाह रहा है, बट अदरवाइज रेगुलेशंस तो इन जनरल लेकिन कम आप तो होने हायर चाहिए। एजुकेशन से आते हैं, हम लोगों को रोज फर्जी इंस्टीट्यूट्स के की खबरें आती हैं। आज है इंस्टीट्यूट, कल गायब हो गया, डिग्रियां बेचने के आते तो हैं। सरकार को उन पे एक्शन लेना चाहिए, बट हो क्या गया कि डर के कारण इतने तरह तरह के रेगुलेशन बना दी कि ये नहीं मत करो, ये मत करो, ये ऐसे ही करना है आपको, ये ऐसे करना है। उसके कारण आपके काम करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटेड है कि पढ़ाने के लिए सिर्फ एमटेक की क्वालिफिकेशन कंपलसरी है, हाँ, पीएचडी की एक मास्टर्स क्वालिफिकेशन डिग्री तो कंपलसरी है। होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल। कम माना जाता है। आप कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर कोई कॉलेज में आया है, फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं, क्या वो सिर्फ एमटेक ही पढ़ा सकता है? क्या वो एक बैचलर जो जिसको सही में उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, वो नहीं पढ़ा सकता? क्या एमटेक को बाय डिफ़ॉल्ट वो सब्जेक्ट आ ही जाता है? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने तो उल्टा लाइफ में देखा है कि जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो सिर्फ बैचलर्स हैं आज के ज़माने में। कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छे लोग तो जैसे सीधे इंडस्ट्री ही जाते हैं, और वो लाइफ में एमटेक मिस कर जाते हैं। अब क्या वो 10 साल बाद जब वो वापस अगर मान लो उनको अकेडमिया में कंट्रीब्यूट करना है, या 5 साल बाद उन्हें अकेडमिया में कंट्रीब्यूट करना है, तो क्या उनको एमटेक ही करना पड़ेगा? क्या उसके बिना वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते? तो हमने बैरियर्स बहुत बना दिए हैं, और ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है, अक्रॉस जगह। सिद्धार्थ, आपके पास पिछले 5-6 साल का ये अनुभव है इस पीरियड का। मुझे वो इंस्टेंसेस बताइए जहां आपको लगता है कि आपने कुछ इम्पैक्ट डाला, और अगर हो सके तो एक आध डिसअपॉइंटमेंट भी बताइए कि जिस उम्मीद के साथ हमने शुरू किया था, ये मामला थोड़ा सा टल गया या हो नहीं पाया। तो इम्पैक्ट स्टोरीज तो हज़ारों हैं। मतलब एजुकेशन में होने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इम्पैक्ट स्टोरीज हज़ारों होती हैं। जिन कोई बच्चों को तो मैंने खुद भी पढ़ाया है, जिन बच्चों को मैंने नहीं भी पढ़ाया, अभी भी वो मेरे को मिल जाते हैं तो वो पैर छुएँगे, थैंक यू बोलेंगे कि आपके कारण लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल्स दिखाता हूँ जो मेरे को बहुत हाइलाइट होते हैं। तो हमारे एक फर्स्ट बैच की एक लड़की थी, शी गॉट हर फर्स्ट टेक जॉब थ्रू न्यूटन इटसेल्फ। Good. उस टाइम पे 6-7 लाख की जॉब होगी। अभी शी इज़ वर्किंग विद अ वेरी बिग टेक कंपनी कॉल्ड एज़ रूब्रिक, और उसका पैकेज 1.2 सीआर है इन जस्ट 5 ईयर्स। Good. तो इट शोज़ 2 थिंग्स, वन, इफ एजुकेशन डन राइट, कितना लाइफ में डायरेक्शनल चेंज आ जाता है बच्चे के, एंड सेकेंडली अगर स्टूडेंट में पैशन है और वो उसको कंटिन्यू रखे तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। इंडिया में टिपिकली यही माना जाता है कि सिर्फ IITians ही हैं जो 1 करोड़ के ऊपर पैकेज ले सकते हैं, एंड दिस गर्ल कम्स फ्रॉम अ वेरी टियर 2 टियर 3 काइंड ऑफ कॉलेज, और वो आज की डेट में इंडिया में 1.2 सीआर के पैकेज पे है।
तो दैट इज द अदर स्टोरी मतलब, एंड देयर हैव बीन मल्टीपल. सो देयर इज दिस स्टूडेंट कॉल्ड एज पलाश. ही इज फिजिकली डिसेबल्ड. ही गॉट अ कम्प्लीटली रिमोट जॉब फ्रॉम न्यूटन. उन्होंने कोडिंग का पहले लाइन भी न्यूटन से ही सीखा और उनकी पहली जॉब भी न्यूटन से मिली. एंड ही वांटेड अ रिमोट जॉब, ही गॉट अ रिमोट जॉब. एंड वो अपने घर पे बैठ के अब अपना पूरा घर संभाल पाते हैं वो. And there have been many multiple stories. मतलब there was this female who was a single mother. She got a job in one of the largest GCCs in India, which is 7-Eleven, and she's able to take care of her family now. So education, if done right, is so impactful. मतलब there are hundreds of stories that are generated. I think disappointment is always, when people just lose the track. मतलब sometimes जब आप चाह कर भी उनका मोटिवेशन नहीं पिकअप कर पाते हो. सो देयर हैव बीन मल्टीपल सच केसेस जहाँ पर स्टूडेंट अच्छा जा रहा है बट किसी कारण लाइफ में कुछ पर्सनल व्यक्तिगत हो गया, इंक्लूडिंग मैंने तो कुछ केस में देखा ब्रेकअप हो गया, उसके बाद उनकी पढ़ाई बिल्कुल नीचे आ गई. राइट. वहाँ से जब आप उनको उठा नहीं पाते हो तो आप अपने आप को ऐसे टीचर क्वेश्चन करते हो कि मैंने पर्सनली भी बात कर ली, सब कुछ कर लिया, बट ये बच्चा वापस ट्रैक पर नहीं आ पा रहा है, तो अब क्या करें. तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट तो वहीं होती है. True. I mean, I can definitely relate. As a teacher, I can definitely relate with these things. आपने टेक्नोलॉजी को लेकर बार बार बात की है और द एंटायर सेटअप अपीयर्स टू बी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी. मुझे ये बताइए कि आप अपने इंस्टीट्यूट में एनटीएस में आप कैसे, एनएसटी में आप कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जो कि बाकी जगहों से या बाकी यूनिवर्सिटी से आपको लगता है कि थोड़ा अलग है. बिल्कुल. तो टेक्नोलॉजी तो हमारे लिए हमेशा से की पिलर में रहा है. तो हमारे 3 की पिलर रहे हैं. तो पहले तो हम सबसे पहले करिकुलम पे काम करते हैं. वी मेक श्योर कि इट इज़ इंडस्ट्री रेलिवेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्पल ड्रिवन वे में पढ़ाया जा रहा है, प्रोजेक्ट बिल्डिंग वे में पढ़ाया जा रहा है. तो बच्चा हमारे जब आता है तो पहले दिन से कुछ ना कुछ बना रहा होता है, वो कोडिंग सीखना चालू कर देता है. सेकेंडली, वन थिंग ऑल्सो वी रियलाइज कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस एजुकेशन में, फैकल्टी देमसेल्फ डोंट नो हाउ टू कोड. मोस्ट ऑफ द फैकल्टी कांट राइट अ गुड प्रोग्राम देमसेल्फ. सो हमने सारे फैकल्टी इंडस्ट्री के लाए. हमारे जो फैकल्टी हैं वो गूगल से हैं, वो ICPC वर्ल्ड फाइनलिस्ट हैं हमारे. एंड ICPC वर्ल्ड फाइनलिस्ट मतलब हुआ कि इंडिया के एकदम बेस्ट कोडर, उस साल के एकदम ही बेस्ट कोडर हो गए. माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज हैं, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनीज हैं. वी नाउ ऑल्सो हैव पीपल हु हैव लेफ्ट इसरो टू ज्वाइन अस एंड आर टीचिंग मैथ्स विद अस एज अ फैकल्टी. तो ये सारे लोग जो इंडस्ट्री में रह चुके हैं, जो उन्होंने इंडस्ट्री में देखी हैं चीज़ें, और वो लोग आके अब बच्चों को पढ़ाते हैं. ये सबके बैकग्राउंड में एक बहुत इनविजिबल सा और विजिबल सा रहता है टेक्नोलॉजी का रोल हमारे यहाँ. हाँ, दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड Yes. अबाउट. तो टेक्नोलॉजी वन अलाउज और अस क्या टू. है कि आपके कैंपस में जाएं तो रोबोट उड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्या होता बच्चे तो बनाते ही हैं, बच्चे तो बहुत तरह की चीज़ें बनाते हैं. कल ही मैं देख रहा था वहाँ पर बच्चे बना रहे हैं एक यानी कि जो एपिडेमिक के टाइम पे या फिर कहीं पर फ्लड आ जाए तो उस टाइम पे एक UAV बना रहे हैं वो, जो बेसिकली वहाँ जाके कुछ फूड डिलीवर करना है या खुद करना है तो वो खुद से कर सके. तो उसमें पूरा वो काफ़ी चैलेंजिंग है वो, बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी प्रोजेक्ट बना रहे हैं. अभी एक कुछ बच्चे सेट ऑफ बच्चे बना रहे हैं कि अंडर वाटर ड्रोन बना रहे हैं, तो वो बच्चे बना रहे हैं. बट पढ़ाई के लिए भी हम टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ करते हैं. तो हमारा सब कुछ एक पोर्टल पे होता है जहाँ पर बच्चे को अपनी क्लास से लेकर सारी क्लासेस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती हैं. वो क्लासेस वहीं मिल जाएंगी उसको. वो टीचर से भी वहाँ कनेक्ट कर सकता है, 1-to-1 अपने मेंटर सेशन शेड्यूल कर सकता है. हमने अब तो एडवांस कई सारे ऐसे प्रोडक्ट बना दिए हैं AI वगैरह का यूज़ करके, जिसमें बच्चा मॉक इंटरव्यू भी दे सकता है. तो वो आता है और वो AI से बात करता है और वो इंटरव्यू भी दे देगा अपना. अब उसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, इससे डिफरेंस क्या आता है. हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं जो ह्यूमन्स लेते हैं. अब वो मॉक इंटरव्यूज़ 2-3 महीने में एक बार में हो पाते हैं. ह्यूमन चैलेंजेस हैं, सब है. उसमें भी जब बच्चा नया होता है तो वो कॉन्फिडेंस लैक करता है, तो वो देने से डरता है क्योंकि उसको लगता है जजमेंट है. तो हमने कई बार ऐसा स्टडी किया कि कई बच्चे इन मॉक इंटरव्यू सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपना और डर रहे हैं. जब से ये AI इंटरव्यू आया है तो वाइल इट्स स्टिल नॉट एज गुड एज ए ह्यूमन इंटरव्यू, बट बच्चे हर दिन 1-1, 2-2 इंटरव्यू देने लगे हैं. उससे उनका जो लर्निंग का लेवल है वो एक्सेलरेट हो रहा है. तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कॉम्प्लीमेंटिंग इट विथ पैशनेट पीपल, पैशनेट टीचर्स जो बच्चों की जेन्युइनली लाइफ बदल सकते हैं, जो केयर कर सकते हैं, विल बी अ गेम चेंजर. और वही हम फिलॉसफी न्यूटन में फॉलो करते हैं. ग्रेट. मेरे ख्याल से हम लोगों ने जितनी सारी बातचीत की है उसमें टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली केंद्र में है, लेकिन इन सब को एक पिछले 20 या 30 साल से एजुकेशन में होने के कारण जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये कि इन चीज़ों को रन करने के लिए एक पर्टिकुलर विजन की ज़रूरत होती है, एक दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है. मुझे बताइए कि आप जब इस विज़न को, आपके मन में ये एक नज़रिया आया, इसे आपने कैसे सेल किया, इसके लिए आपने अपने साथी कैसे खोजे
क्योंकि इन चीज़ों पे आसानी से, खासतौर से एक यंगस्टर जब लेकर आ रहा है, आसानी से किसी का यकीन जमे ये नहीं हो। क्या शुरुआती चैलेंजेस रहे और आपने कैसे किया ये? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जब हमने शुरू किया था जब न्यूटन स्कूल शुरू किया था, तो मैं और मेरे को-फाउंडर शुरू किया था। मेरा को-फाउंडर निशांत, हम लोग कॉलेज में ही मिले थे। तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को और सबको ही बोलता हूँ कि बेस्ट जगह को-फाउंडर ढूँढने की आपका कॉलेज ही है। जब हमने न्यूटन स्कूल चालू किया था, उससे पहले हम एक कंपनी चलाते थे, जिसमें हमें एक छोटी-सी फंडिंग मिली हुई थी। जब हम पिवट कर रहे थे, यानी कि कंपनी बदल के न्यूटन कर रहे थे, तब हमारे अकाउंट में सिर्फ 15 लाख रुपए बचे थे। और हमारी टीम भी ठीक-ठाक थी, 10-20 लोगों की टीम थी, उनका पेरोल से लेकर सब कुछ था। हमारे आस-पास और भी लोग थे जिन्होंने 150 करोड़ रुपए उठा रखे थे। तो एक बार का डर भी लग रहा था। बट मैंने और निशांत ने काफ़ी सोचा कि अगर हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, हमारे सामने चैलेंजेस बहुत आने वाले हैं, बट क्या हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो क्या हम इससे देश में डायरेक्ट इम्पैक्ट ला सकते हैं क्या? और हमने उस टाइम पे एक एस्टिमेट लगाया था कि हमारे काम से इवेंचुअली अगर हम सक्सीड होते हैं तो जीडीपी में शायद हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐड कर पाएँगे, अगर हम उस मात्रा में हज़ारों कोडर्स निकालते हैं साल के। तो ये हमारा एक बहुत हमारे लिए मतलब यू कैन से फायर इन द हेड जो मूवमेंट होता है वो था कि वी वांटेड टू डू दिस, अब हमें कैसे भी पॉसिबल करना था। ये विजन देख के हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने हमको बैक किया। फिर उसके बाद से हम भी लगे रहे, हज़ारों बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के निकले हैं। बच्चे गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट से लेकर लगभग जिस कंपनी में मैं नोएडा में भी आ रहा था, मैं बैंगलोर में रहता हूँ, जाता हूँ वहाँ देखता हूँ, मेरे को पता है यहाँ मेरा एक स्टूडेंट काम करता है। तो वो हमने देखा और हमारे सारे स्टूडेंट टियर 2 टियर 3 कॉलेज से हुए हैं। तो आई थिंक एक सिंसियर एफर्ट से मतलब और सही लोग एजुकेशन की अगर फील्ड में आएँगे, व्हिच इज़ अ बिग चैलेंज बाय द वे, मतलब अच्छे लोग फैकल्टी कम ही बनते हैं। अगर उनको वैसा इकोसिस्टम मिलेगा, बच्चों में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आता है। वेरी, वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन। आपने ऐसे हज़ारों केसेस देखे होंगे जो आपके कारण शायद लाइफ में नहीं, जो कुछ नहीं थे वो से मैं बहुत इससे बदल गए। रिलेट कर पा रहा हूँ और मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि कैसे ज़ाहिर है कि ये बात खुशी भी देती है और एक तरह का संतोष भी देती है। हालाँकि बहुत सारा और कुछ बाकी है का संदेश भी मिलता है कि कितने सारे बहुत काम बाकी है, बहुत बाकी है। मतलब ये तो हमारी टीम में जब भी हम बैठते हैं, एक ही चीज़ तो बोलते हैं, हमने बस तो उसी पर हम बात को ख़त्म 5% करेंगे ही। ये जानने के लिए कि आप इस विज़न को कहाँ आगे ले जाना चाहते हैं? आपने क्या सोचा है? क्या आप और करेंगे? क्या आपकी उम्मीदें हैं? तो हमारा जो विज़न है वो बहुत सिंपल सा है। इंडिया में एक ऐसा मॉडल ऑफ एजुकेशन खड़ा करना है जो फर्स्ट कॉपीएबल हो, दूसरे लोग भी उसको कॉपी करें, हमारी तो ये इच्छा है। अच्छा, आप चाहते हैं कि लोग इसे कॉपी बिल्कुल, करें? क्योंकि मुझे हम लगा तो आपने पेटेंट किया होगा। कितने ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इंडिया में 10 लाख लोग इंजीनियरिंग अकेले के लिए जाते हैं हर साल। हम कितने पढ़ा लेंगे? 5,000 पढ़ा लेंगे, 10,000 पढ़ा लेंगे, उससे ज़्यादा हम कैसे ही जाएँगे? तो पहले तो मॉडल कॉपीएबल होना चाहिए। दूसरा एक ऐसा सस्टेनेबल मॉडल खड़ा हो जाए, जिससे जो बच्चे निकलें यहाँ से, वो ना सिर्फ़ टेक स्किल्स में बहुत अच्छे हों, बट एम्बिशियस हों, वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हों, वो अपनी खुद की स्टार्टअप्स बनाना चाहें, वो जिस कंपनी में जाएँ, उस कंपनी में भी एकदम स्टार एम्प्लॉइज़ की तरह माने जाएँ। और अगर ये हो गया, तो आप देखेंगे कि देश की इकोनॉमी, देश का ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल सोसाइटी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी कोशिश है एंड दैट्स इट। Uh, with this, we would like to close this wonderful conversation क्योंकि न केवल हमारे दर्शकों को इससे कुछ शानदार इंसाइट्स मिली होंगी बल्कि मैं खुद इस उम्र में कई चीज़ें सीख रहा हूँ इस बातचीत से। तो सिद्धार्थ जी, आपका कैजुअल टॉक के संस्करण में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कि आपने अपनी इस जर्नी को शेयर किया और आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी। थैंक यू। थैंक यू सर।